A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and I belongs to the 2013 batch of Civil Services. So आज की क्लास में हम बात करेंगे about the HCS exam in very much detail. तो आप सबको थोड़ा सा क्यूरोसिटी हो रहा होगा कि मैं खुद एक यूपीएससी की ऑफिसर हूँ और मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो मैं क्यों आपसे HCS एग्ज़ाम के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसके बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं जो इस तरीके से हैं। पहला कारण कि मैं खुद जो है हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। आई बिलोंग्स टू हरियाणा स्टेट, तो मुझे मालूम है कि HCS एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये किस तरीके से कंडक्ट होता है और इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। सेकेंडली, बिफोर क्लियरिंग द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम आई ऑल्सो अपीयर इन द HCS एग्ज़ाम। तो मुझे मालूम है, मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया था तो मुझे और क्लियर भी किया था, तो मुझे मालूम है कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है। एंड थर्ड, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो है HCS ने अपना पूरा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है और वो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल यूपीएससी की लाइंस पर है। तो आई नो आई विल शेयर यू द डिटेल स्ट्रैटेजी। मैं आपके साथ डिटेल में आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि 90 से 100 दिन के अंदर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप प्री क्लियर कर पाएँ, और कौन सी मिनिमम बुक लिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है जिसको पढ़ के आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो HCS एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करता है? तो ये एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम लेता है। इस एग्ज़ाम को लेने का लास्ट डेट जो है दैट इज़ 2 अप्रैल 2021। तो 2 अप्रैल तक आपको इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर देना है। उसके बाद ये वेबसाइट जो है डिसेबल हो जाएगा और आप जो है इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड, इसमें जो पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा 3 स्टेजेस में होगा। इसमें 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज होगी प्री एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। सेकंड होगा मेंस एग्ज़ाम और थर्ड होगा पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये इन्होंने बिल्कुल यूपीएससी की लाइन पे कर दिया। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, पहले भी ऐसा ही होता रहा है HCS एग्ज़ाम में, लेकिन इस बार जो चेंजेस इन्होंने कर दिए हैं वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जो कि CSET जो है इन्होंने बिल्कुल क्वालिफाइंग बना दिया। तो अब ये एग्ज़ाम होगा 3 स्टेजेस में, प्री, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। जो प्री होगा उसका टेंटेटिव डेट दिया है, ये वेबसाइट से ही मैंने आपको सारे डिटेल्स उठाए हैं। जो प्री का टेंटेटिव डेट है दैट इज़ मई या जून 2021 में होगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यूपीएससी का प्री कब है। तो HPSC कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो उसको यूपीएससी प्री के साथ क्लैश करे। तो ये आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि अगर आपका एग्ज़ाम 26 जून को या 23 जून को, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है प्री, उस दिन के साथ ये एग्ज़ाम क्लैश नहीं करेगा। 1-2 डेट आगे पीछे रहेगा। फिर उसके बाद होगा मेंस, जिसका इन्होंने टेंटेटिव डे अगस्त दिया है। तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। अगर ये जून में एग्ज़ाम लेंगे तो क्या इतनी जल्दी रिजल्ट निकालने वाले हैं? आई होप कि ऐसा ही रहे, लेकिन वेबसाइट पे टेंटेटिव डेट दिया गया है अगस्त 2021। सो आई विश कि अगस्त 2021 में ये मेंस ले लेंगे, तो आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन उसी तरीके से करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू है वो, उसका डेट ये अनाउंस करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि मेंस होने के बाद इनको एग्ज़ाम पेपर चेक भी करना पड़ेगा एंड दैट रिजल्ट एंड एवरीथिंग। सो ये जो तीनों आपने चीज़ें देखी, प्री, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, दीज आर, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर ही होने वाली हैं आपके साथ। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा, प्री जो एग्ज़ाम होगा वो स्क्रीनिंग के लिए होगा ओनली। ठीक है, यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, आपको पता है, सिर्फ स्क्रीनिंग होगा उसमें। इसका मतलब क्या है, जो प्री के मार्क्स होंगे वो आपकी रैंक डिसाइड नहीं करेंगे लेटर ऑन। मतलब आपको प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, आपको मिनिमम जो भी कट ऑफ जाएगा मिनिमम उससे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं और आपको क्वालिफाई करना है। तो प्री में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। प्री जो होगा टोटल कितने नंबर का होगा, 200 मार्क्स का। तो टोटल 200 मार्क्स का प्री होने जा रहा है। टोटल 200 मार्क्स का प्री होगा और जिसमें 2 एग्जाम्स रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 में क्या होगा, जनरल स्टडीज़ होगा जो कि 100 नंबर का होगा, एंड पेपर 2 में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसे बोलते हैं CSET, तो वो भी 100 नंबर का होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये होगी कि जो ये CSET होने जा रहा है, लास्ट ईयर तक ये CSET जो था वो क्वालिफाइंग
नहीं था, उसमें जो भी मार्क्स आपको मिल रहे थे उन सब में आपको वो आपका काउंट होते थे और वो आपके कट ऑफ में जुड़ जाते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो है सी सेट होगा सिर्फ क्वालिफाइंग। तो अभी हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईच रॉन्ग आंसर विल बी डिडक्टेड 1/4 ऑफ द मार्क्स। मतलब हर एक गलत अगर आप आंसर देंगे तो आपके 1/4 नंबर कट जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के कट जाएंगे। यहाँ पे ये यूपीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो गई 1/4। तो जो पेपर 2 होगा यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सी सेट जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेने हैं, 33%। तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स आपको सी सेट में लेने होंगे। तो सी सेट का पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एचपीएससी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं बना रही है। तो आप थोड़ी सी अगर मैथ्स की क्लास 10 लेवल तक भी मैथ्स को अगर पढ़ लेंगे ठीक तरीके से और इंग्लिश को, तो यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस सी सेट एग्ज़ाम। थोड़ा सा इसमें अगर आप टेस्ट सीरीज़ के साथ बैठ के मतलब टेस्ट पेपर्स लगा लेंगे तो आपको ये ईजी रहेगा। तो नेक्स्ट जो इन्होंने बात बताया है, जो भी आपकी कट ऑफ आएगी, जो कट ऑफ बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स से बनेगी, जैसा मैंने डिस्कस कर लिया। पेपर 2 जो होगा 33% मार्क्स जो उसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो जिसके 33% से कम मार्क्स आ गए तो पेपर 1 में चाहे उसके जितने मर्जी मार्क्स आए, आपका पेपर इवेल्युएट ही नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो मिनिमम 33% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी होगा। फिर मेंस की बात करते हैं। तो मेंस के बारे में इसमें बताया गया है कि टोटल 600 मार्क्स का मेंस होगा, जिसमें कितने पेपर रहेंगे, 4 पेपर रहेंगे, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 रहेगा इंग्लिश विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 रहेगा हिंदी, वो अगेन 100 नंबर का होगा, पेपर 3 जनरल स्टडीज़ होगा जो 200 नंबर का पेपर होगा, और पेपर 4 होगा एक ऑप्शनल, फिर वो 200 नंबर का पेपर होगा। तो जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल पेपर जो होगा वो 200-200 नंबर का है। इंग्लिश और हिंदी 100-100 नंबर का है। इन सभी के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। इसमें से कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो कि जिसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, नो। मेंस में जितने भी पेपर होंगे, 4 पेपर, उन सब के मार्क्स जुड़ने वाले हैं, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें जो भी कैंडिडेट्स 45% मार्क्स नहीं ले पाएंगे, ये थोड़ा सा क्या यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेंस में आपको 45% मार्क्स लेने ही हैं। जिसके भी 45% मार्क्स नहीं आएंगे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट जिसके 45% मार्क्स नहीं आएंगे रिटर्न पेपर में, तो उस कैंडिडेट को वाइवा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में आने के लिए भी आपको 45% मिनिमम मार्क्स वाइवा रिटर्न एग्जाम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश के बारे में इन्होंने क्या लिख दिया, हिंदी द मिनिमम 33% मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में आपको 33% मार्क्स मिनिमम लेने हैं। एंड इंग्लिश इंक्लूड ऐसे पेपर, ये इंग्लिश और हिंदी जो होंगे कंपलसरी मार्क्स होंगे। हिंदी में भी आपको 33% मिनिमम लेने हैं। एग्रीगेट आपको 45% लेने हैं, तभी जाके वो आपको वाइवा के लिए कॉल करेंगे। तो ये सारे इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ फैक्ट्स जो यहाँ पर लिखे हुए थे। पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसमें कितने मार्क्स का होगा पर्सनालिटी टेस्ट, 75 मार्क्स का। 600 मार्क्स का आपका मेंस होने जा रहा है और 75 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट विच इज़ कॉल्ड इंटरव्यू वो होने जा रहा है। और उस पर कंडीशन दी हुई थी, हिंदी में 33% मार्क्स आने चाहिए, एग्रीगेट 45% मार्क्स आने चाहिए, उसी के बाद ही वो आपको इंटरव्यू में कॉल करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हिंदी को भी आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते हरियाणा में, और एग्रीगेट तो आपको 45% मार्क्स लेने हैं, तभी आपको वाइवा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये प्लान है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डिटेल स्ट्रैटेजी जो मैं आपको डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। ये तो कुछ फैक्ट्स थे, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिए कि एचपीएससी ये एग्ज़ाम लेने जा रही है। 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होने जा रहा है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर जीएस होगा, सेकेंड पेपर सी सेट होगा। मेंस में जो होगा 600 मार्क्स का मेंस होगा, हिंदी, इंग्लिश, जीएस एंड ऑप्शनल। उसमें आपको 45% एग्रीगेट मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है और 33% मार्क्स आपके हिंदी में आने चाहिए। देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर वाइवा विच इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपको 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स मिलके आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है।
तो ये तो एग्जाम के बारे में कुछ डिटेल थी। 2 अप्रैल जो है, 3 अप्रैल आई थिंक, 2 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले सारे लोग एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पास दिन कितने हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक टुडे, तो आपके पास 90 से 100 दिन बचते हैं, क्योंकि हमें अभी मालूम नहीं है कि किस दिन हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो हम मान लेते हैं कि 90 से 100 दिन हमारे पास है प्रिपरेशन करने के लिए। और टोटल जो टॉपिक्स हैं जो प्री में आने जा रहे हैं, अभी मैं आपसे डिटेल में प्री का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जो टोटल टॉपिक हैं वो 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो प्री के हमको पढ़ने हैं, जो कि HPSC ने जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर सेग्रीगेटेड करके दिया हुआ है 6 से 7 टॉपिक्स। अभी हम देख लेते हैं। और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे पेपर 1 में 100 होंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे, नेगेटिव मार्किंग 2.25% है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करती हूँ पिछले एग्जाम का, तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस करके बताती हूँ तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट वाइज जो है कितने क्वेश्चन पुराने पेपर में आए। देखिए, अगर आप चाहेंगे, अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द पीपल डिमांड इन द कमेंट बॉक्स, अगर मुझे कमेंट्स मिलेंगे नीचे जिसमें कि लोग अगर मुझसे चाहेंगे कि मैं डिटेल पेपर एनालिसिस करके बताऊं, तो मैं दिखा भी दूंगी आपको कि वो पेपर में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए, तो मैं आपको दिखा दूंगी। बट वो एनालिसिस करके ही मैंने यहाँ पर डाला है कि अगर आप पेपर को पूरा देखेंगे तो जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उससे 15 क्वेश्चंस आए हैं। पिछले पेपर की बात कर रही हूँ मैं, ये जो 2019 में हुआ था। और अगर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उसी के साथ है, उसमें से 24 क्वेश्चन आए हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम में से 8 क्वेश्चन आए हैं। इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए हैं। जर्नल साइंस, देखिए जर्नल साइंस विच इज़ द पार्ट ऑफ साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आ रही है। जर्नल साइंस से 19 क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर्स, इंडिया और वर्ल्ड सबको मिला देंगे, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको मिला देंगे तो 10 क्वेश्चन आए हैं। हरियाणा, अब हमें हरियाणा का भी पढ़ना था। हरियाणा का कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबको मिला देंगे तो 3, 3, 6 to 8 to 10, तो मतलब 10 से 11 क्वेश्चन आए थे हरियाणा से। सो ये हमारा डिवीजन था, ये हमारे 7-8 टॉपिक्स थे जो कि आए हैं। इनको सबको, जैसे हरियाणा पूरा एक टॉपिक है, तो हरियाणा से कितने क्वेश्चंस आ गए? 10-11 क्वेश्चंस आ गए। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एक टॉपिक है, उससे 15 क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन हिस्ट्री एक टॉपिक था और आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक था, तो इससे 24 क्वेश्चंस आए। जर्नल साइंस से 19 क्वेश्चंस आए। इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस आए। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आए। ये मैं आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने आपको क्यों दिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, ताकि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक पे कितना एम्फेसिस देना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में लेके एनवायरनमेंट का बुक पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ HCS एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का आप बुक पढ़ रहे हैं जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको फोकस करना पड़ेगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली, अगर आपको जनरल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। ये इस तरीके के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपको जनरल स्टडीज़ पे फोकस, जनरल साइंस पे फोकस करना पड़ेगा। हरियाणा, जैसे अब कुछ लोग कहेंगे कि हरियाणा का पेपर है, HCS का पेपर है, उसमें तो बहुत सारा हरियाणा रहेगा, तो उन सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एनालिसिस डाल दिया है। हरियाणा से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 10 से 11 क्वेश्चन पूछे थे, जो विच वर वेरी स्पेसिफिक टू हरियाणा। मैं आपसे आगे भी डिटेल में बात करूँगी, मैं आपको ये समझाऊँगी कि आपको जो है इस 100 के 100 क्वेश्चन को एम नहीं करना होता। एग्जाम इज़ नॉट अबाउट नॉलेज। प्री जितने भी होते हैं, चाहे वो UPSC का प्री है, चाहे वो HCS का प्री है, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट नॉलेज। सिर्फ नॉलेज ही उसका एक पैरामीटर नहीं होता, उसका पैरामीटर होता है आपकी स्मार्टनेस। आपको एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर कितनी है वो देखा जाता है। आपके पास नॉलेज कितनी है, दैट इज़ एक मिनिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ नॉलेज तो रिक्वायर्ड है, बट आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स कितने हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनालिटिकल स्किल्स से मतलब मेरा ये है कि क्या आप पेपर की डिमांड को एनालाइज कर पाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपको UPSC आपको ब्यूरोक्रेट बना रहा है और HCS एग्जाम भी आपको स्टेट के लिए ऑफिशियल्स को चुन रहा है वो।
तो उसमें आपकी स्मार्टनेस वो कैसे चेक करते हैं, वो इसी लेवल से चेक होना शुरू हो जाती है। इस टॉपिक्स को देख के, पुराने पेपर को एनालाइज करके और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को देख के आपको पता लगाना पड़ता है कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है। सिमिलरली अगर 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको नहीं करने, क्योंकि 0.25% का नेगेटिव मार्किंग इसीलिए रखा गया है ताकि आप कॉशियसली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मतलब इसका ये है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आपको उसको कॉन्फिडेंटली छोड़ देना होता है। अगेन आई एम सेइंग कॉन्फिडेंटली आपको उस पर छोड़ देना है, बिकॉज आपका सिलेक्शन जो होगा, ये जो एग्जाम का कट ऑफ क्या जाएगा ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगी इसी क्लास में। आपको पता चलेगा कि कट ऑफ जो जाएगा, लास्ट टाइम का कट ऑफ क्या था मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, इस बार कट ऑफ क्या जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये मालूम चले कि आपको कितने क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, आपको सेफ अटेम्प्ट कितना करना है और किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है, सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम वेरी वेल। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अब तक बताई, उस सब से आपको क्या पता चलता है, उस सब से इसका क्या मतलब है, मैं आपको क्यों ये सब बता रही हूँ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको देखना, अगर मैंने आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस बताए, मैं आपको पेपर में भी दिखा सकती हूँ, एक्चुअल पेपर में, बट वो मैं एनालाइज मैंने कर लिया तो मैं आपको एनालिसिस ही दे रही हूँ यहाँ पर, कि जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट एंटायर स्टैटिक पोर्शन वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। स्टैटिक पोर्शन था, करंट अफेयर्स में हमने देखा था सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए थे, इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए थे, तो बाकी का सारा पोर्शन स्टैटिक पोर्शन था। जो स्टैटिक पोर्शन था उसके सारे के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटीज। ये फर्स्ट पॉइंट है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड। आई एम अगेन एम्फसाइजिंग, जो लोग भी एचसीएस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड ये फर्स्ट पॉइंट मेरा, जो मैंने एनालिसिस करके ही ये पॉइंट लिखा है। जो पेपर था वो एंटायरली 90% ऑफ द पेपर स्टैटिक पोर्शन जो था वो एनसीईआरटी से था। ओके, करंट अफेयर्स के सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे, मैंने बताया 10 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स की हिस्ट्री में, वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको, दैट यू हैव टू कवर फ्रॉम न्यूज़पेपर और या किसी मैगजीन से या जो भी कुछ आप पढ़ते हैं उससे कवर करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड जर्नल साइंस, ये 3 टॉपिक्स थे। जर्नल साइंस से 19 क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 26 क्वेश्चंस आए थे, 24 क्वेश्चंस आए थे, ज्योग्राफी से शायद 15-17 कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड जर्नल स्टडीज़। ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स थे जो कि एग्जाम में डोमिनेट करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आप चाहें तो कोई और टॉपिक को छोड़ सकते हैं जिसके पास टाइम की कमी है, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जर्नल साइंस ये नहीं छोड़ेंगे आप। मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये सब टॉपिक्स आपको किस तरीके से कवर करने हैं। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, हरियाणा जो था उसके 10 से 11 क्वेश्चन थे, जिसमें कि हरियाणा का स्टैटिक और हरियाणा का करंट दोनों था। तो हरियाणा का स्टैटिक पोर्शन मतलब हरियाणा का कौन सा कल्चर है, वहाँ पे कौन से डांस होते हैं, वहाँ पे कौन सा टाइप का कैटल्स मिलते हैं, दीज आर लाइक स्टैटिक पोर्शन जो कि चेंज नहीं होता। और दूसरा करंट अफेयर्स कि भाई हरियाणा का गवर्नर चेंज हो जाएगा, नई स्कीम्स आ जाएंगी, गवर्नमेंट चेंज होगी तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, तो उस सारे चीज़ों से रिलेटेड करंट से क्वेश्चन थे और स्टैटिक क्वेश्चन थे, दोनों मिला के 10 से 11 क्वेश्चन थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए 10 से 11 के पूरे क्वेश्चन पे आप एम नहीं कर सकते। अगर आप हरियाणा के बारे में ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो आप जो है 7 से 8 क्वेश्चंस को एम कर सकते हैं। मतलब कि 6 to 7 क्वेश्चन यू कैन टोटली रिलाई कि अगर आप ठीक से पढ़ के जाएंगे तो 6 to 7 क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे ही होंगे। आप 10 से 11 क्वेश्चन को एम मत करिए, 3-4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, 2-3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे हरियाणा में से भी, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको मैं फिर से लास्ट में बताऊंगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ जो होगी नियर अबाउट 50% के पास जाती है, 55%। तो उससे ज़्यादा जब कट ऑफ ही नहीं जाएगी तो आपको सेफ प्ले करना है, बिकॉज ये क्या है, ये तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, जैसा कि हमने डिस्कस किया। स्क्रीनिंग किस चीज़ के लिए हो रही है? स्क्रीनिंग टू एंटर इनटू मेंस। आपको मेंस लिखने की स्क्रीनिंग है वो, तो वो स्क्रीनिंग है, सिर्फ आपको कट ऑफ को क्लियर करना है। तो आपको बहुत ही दिमाग लगा के कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है। तो ये हमने स्लाइड देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? ओके, यस, वही
तो अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, ये पिछले बार की कट ऑफ है जो 2019 में एग्जाम हुआ था, ये उसका कट ऑफ है। तो उसमें आप देख लीजिए, हाईएस्ट कट ऑफ देख लो जो अनरिजर्व सीट का था वो 130 था। ओके, तो ये 130 कट ऑफ गया था, लेकिन ये कब की बात है? अब आप सोचेंगे 130 कट ऑफ गया था तो इस बार भी 130 जाएगा। नो, एब्सोल्यूट नो, अब की बार 130 कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ कब का है? जब सी सेट क्वालिफाइंग नहीं होता था, सी सेट के मार्क्स ऐड होते थे। ये पिछले बार की कट ऑफ है। पिछले बार जो था सी सेट क्वालिफाइंग नहीं था, सी सेट के मार्क्स ऐड हुए थे, इसलिए कट ऑफ इतना हाई था। इस बार सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, सी सेट के मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो कट ऑफ जो है 50 से 55% मार्क्स पे जाने वाला है, क्योंकि इस बार सी सेट क्वालिफाइंग हो चुका है। तो कट ऑफ कितना होगा? 50 से 55% मार्क्स। मतलब अगर 100 में से देखेंगे तो 50 से 55 ही जाएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है और सी सेट क्वालिफाइंग सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब ओके, उससे पहले मैंने जो स्लाइड में लिखा है कि हु इज़ एट एडवांटेजियस पोजीशन, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको ज़्यादा एडवांटेज है? तो पहला ग्रुप तो भाई वही है मेरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप लोग जो लोग भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोज आर द एडवांटेजियस ग्रुप, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा सिलेबस है उसको वो डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो नो डाउट अबाउट इट, यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो एक एडवांटेज वाले पोजीशन में है एचसीएस का एग्ज़ाम लिखने के लिए, क्योंकि एचसीएस का और यूपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो गया, हरियाणा के छोटे से पोर्शन को छोड़ के। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट एडवांटेज पे रहेंगे, एसएससी और अदर एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स। अब मैंने एसएससी के एस्पिरेंट को क्यों लिखा? बिकॉज यार एसएससी के एस्पिरेंट्स भी अच्छी खासी प्रिपरेशन करते हैं। तो एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं और अदर एग्जाम, जिसमें बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो गया, किसी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो गए, यूपी पीसीएस, बिहार, राजस्थान, एमपी, तो जो भी लोग इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी एडवांटेज पर होंगे, क्योंकि वो लोग भी मोर ओवर ये सारे क्वेश्चन टॉपिक्स को कवर करते हैं। थर्ड जो एडवांटेज वाला पोजीशन होगा, किसका होगा? टीचर्स एंड लेक्चरर्स। वाई आई हैव रोट दिस थर्ड ग्रुप, टीचर्स एंड लेक्चरर्स? ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, दिस इज़ माई एनालिसिस, तब मैं आपको बता रही हूँ। टीचर्स और लेक्चरर्स जो होंगे वो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस ग्रुप है। स्पेशली टीचर्स, क्यों? क्योंकि वो एनसीईआरटी खुद पढ़ते हैं। स्कूल के टीचर्स, मतलब जो बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, दोज आर एट एडवांटेजियस पोजीशन, बिकॉज आई हैव डीपली एनालाइज द पेपर एंड आई गॉट टू नो दैट मोस्ट ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो लोगों को बहुत ही एडवांटेज होने वाला है इस चीज़ में। तो इसलिए मैंने एक टीचर्स और लेक्चरर्स लिखा है। तो किसको प्रॉब्लम आने वाली है इस एग्जाम में, ये मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल दोज हु अंडरमाइंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी एंड टेंड टू रीड मल्टीपल बुक्स। तो जो लोगों को लगता है एग्जाम प्रिपरेशन में, जिस किसी को भी लगता है कि एनसीईआरटीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उन सबको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। और वो सारे लोग जिन्होंने एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ लिया है वो सबको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, स्पेशली फॉर दिस एचसीएस एग्जाम, क्योंकि एचसीएस एग्जाम जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहा है एनसीईआरटी से। इट इज़ नॉट लाइक यूपीएससी एग्जाम की जो बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सीधे क्वेश्चंस पूछ रहा है एनसीईआरटी से, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी से। तो जो लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग लाइक इट्स हाई टाइम, आपको समझना पड़ेगा यू पीपल आर एट डिसएडवांटेजेस पोजीशन। तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा अभी से कि शैल वी स्टार्ट द मेंस प्रिपरेशन। मेंस में किसके मेंस की बात कर रही हूँ? एचसीएस के मेंस की बात कर रही हूँ। दैट डिपेंड्स कि आप या तो फुल टाइमर हैं। अगर आप फुल टाइमर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स टू डू, तो अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं मेंस का इस वक्त। ऑलरेडी अगर आप वर्किंग है तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो 90 से 100 डेज़ में आप अगर अभी ये सोचे कि मैं अपना ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर देता हूँ और मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ, तो आई विल से नो, क्योंकि कंपटीशन जो होगा टफ होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पे है। बट नाउ यू हैव टू लाइक फोकस ऑन योर कंटेंट बिल्डिंग, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो थ्रेशोल्ड है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। थर्ड, प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम। जो लोग अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी मेंस पढ़ ही रहे हैं ना, एक तरीके से मेंस की प्रिपरेशन तो आपकी चल ही रही है ना। मेंस की प्रिपरेशन क्या होती है? मेंस की प्रिपरेशन इज़ नॉट समथिंग लाइक, क्या डिफरेंस होता है मेंस और प्री की प्रिपरेशन में? सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि प्री की प्रिपरेशन में यू हैव लाइक देयर इज़ द थिंग इन योर माइंड कि भाई एमसीक्यूज रहेंगे, आपके सामने ऑप्शंस खुले रहेंगे।
और मेंस के प्रिपरेशन में आपको लिख के देखना पड़ता है, सब्जेक्टिव आंसर्स आप लिखते हो। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। पढ़ने में तो सेम ही होता है ना, कंटेंट तो वही पढ़ना है ना। जो लोग सिर्फ और सिर्फ HCS एग्जाम पे ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो फुल टाइमर भी नहीं है, तो उनको तो मैं स्ट्रांगली क्वेश्चन दूंगी कि भाई आप प्री को अच्छे से फोकस कर लेना, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, ऐसा होगा। तो अब हम अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा प्लान क्या, हम पढ़ाई कैसे करनी है। तो हमें पढ़ाई जो है 90 से 100 डेज है, टॉपिक है 6 से 7, तो वेटेज जो होगी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करनी पड़ेगी। तो वेटेज कैसे दोगे आप बताओ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है। रेस्ट द चॉइस इज योर्स। इफ़ यू अगेन आई एम सेइंग कि अगर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स आते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ पढ़ा दूँ या पहले वीडियो बना के दूँ उस टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट्स आई विल रिसीव देन आई विल डू दैट। तो मैं आपको बुक लिस्ट शेयर कर रही हूँ। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी जिससे कितने क्वेश्चन आए थे, 15-16 क्वेश्चन आए थे। तो ज्योग्राफी में आपको स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ NCERT 6 से 12, उससे बाहर आप मत जाइए। अगेन आई एम गिविंग यू अ वर्ड ऑफ कॉशन, डोंट गो बियॉन्ड NCERT फॉर HCS एग्जाम। NCERT को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, डोंट अंडरमाइन NCERT। NCERT में बहुत ज़्यादा डीप लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ भी नहीं आती है NCERT और आप उसे छोड़ के कोई और किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। डोंट डू दैट, प्लीज़ ऐसा मत करो। NCERT 6 से लेके क्लास 12 तक की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी। तो उसके लिए आपको NCERT के बाहर नहीं जाना। ज्योग्राफी के लिए NCERT के बाहर नहीं जाना। मैप प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप मेरी मैप वाली सीरीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मैप वाली सीरीज़ वहाँ से देख लीजिए, आपको पूरा मैप टिप्स पे लर्न हो जाएगा। तो माई मैप सीरीज़ प्लस NCERT 6 से 12, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। ज्योग्राफी के लिए NCERT। हिस्ट्री एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 हिस्ट्री के पोर्शन है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की NCERT, मोर देन सफिशिएंट, माइंड माई वर्ड्स। अगर आपको मॉडर्न इंडिया के लिए कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए, बट एंशिएंट और मेडिवल के लिए तो इनफैक्ट आपको 12th और 11th की NCERT भी बहुत डीप NCERT है, बहुत डिटेल है, मतलब लोग उसको भी नहीं पढ़ पाते पूरा। तो हिस्ट्री के लिए डोंट गो बियॉन्ड NCERTs। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू रीड फ्रीडम स्ट्रगल इन डिटेल तो यू कैन रीड अबाउट द स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल साइंस, जिसको मैंने बताया था, जिसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन लास्ट टाइम। तो जनरल साइंस क्या है, जनरल साइंस में साइंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो 6 से लेके क्लास 10 तक की NCERT। ये मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कह रही हूँ जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, दोज हु आर नॉट डॉक्टर, दोज हु आर नॉट इंजीनियर्स या BSc ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए मैं बोल रही हूँ कि क्लास 6 से लेके 10 तक की NCERT आपको पढ़नी है। बायो फिजिक्स साइंस वाली NCERT, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, न्यूटन का लॉ क्या है, लेटेंट हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं उसमें, वो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट्स हैं। आई विल ऑल्सो ब्रिंग माई सीरीज ऑफ NCERTs, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, वो वाले वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, लेकिन जनरल साइंस को आप इग्नोर नहीं करेंगे। फॉर HCS एग्जाम यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर जनरल साइंस। ठीक है, तो आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक का NCERT पढ़ना है। दैन कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th-12th का NCERT पढ़ सकते हैं, प्लस न्यूज़पेपर। उससे ज़्यादा नहीं पूछा, HCS एग्जाम ने नहीं पूछा उससे ज़्यादा, क्योंकि HCS ने बहुत ही बेसिक पूछा और जो न्यूज़पेपर में आ रहा था वो पूछा। तो इकोनॉमिक्स के लिए 11th-12th का NCERT प्लस न्यूज़पेपर। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, M लक्ष्मीकांत, देयर इज अ बुक, M लक्ष्मीकांत जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी डिटेल एंड वेरी गुड बुक। इसके बियॉन्ड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अगर आप ये पूरी बुक भी समझ लो, पढ़ लो, समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। पीपल केप्ट ऑन सेइंग कि भाई उन्होंने M लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, बट ट्रस्ट मी वो नहीं पढ़ते उसको उतना डिटेल में जितना कि रिक्वायर्ड है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर पढ़ सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जो लोग तो UPSC के भी एस्पिरेंट है उन्होंने तो शंकर पढ़ डाली है। जो लोग UPSC के एस्पिरेंट नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ HCS पढ़ रहे हैं, अगर तो उनके पास वक्त है तो आप पढ़ लीजिए शंकर। अगर तो आपके पास वक्त नहीं है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इनको रिपीट में पढ़िए आप, रिपीट। फिर आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर तो आपका पिछले छूट चुके हैं, काफ़ी सारे हैं जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा,
यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स या अदर एसएससी वाले एस्पिरेंट, आप लोग तो पढ़ ही रहे थे न्यूज़पेपर, बट जो सिर्फ अभी जागा है, जिसको एचसीएस का अभी प्रिपरेशन करना है, तो मैं उसको कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर तो आपके पीछे जो जा चुके हैं उसके कंपाइलेशंस पढ़ लीजिए। कंपाइलेशन के लिए मैं किसी का नाम रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, कंपाइलेशन बहुत सारे अच्छे अच्छे आते हैं, आप किसी का भी देख लीजिए, ऑनलाइन कंपाइलेशंस भी पढ़े हुए हैं तो आप वहाँ से पढ़ लो। हरियाणा के लिए मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड, अगर आप चाहते हैं मेरा मटेरियल पढ़ना तो आई विल प्रोवाइड द मटेरियल, आई विल शेयर द लिंक ऑन दिस वेरी चैनल, तो आप उसमें से पढ़ लेना। मैं पूरा मटेरियल कंपाइल कर रही हूँ करंट और स्टैटिक दोनों के लिए, और अगर आप चाहें तो कोई और किताब लेके खरीद के वो भी पढ़ सकते हैं, नो एनी स्पेशल ऑथर और समथिंग। तो जो लोग के पास वक्त की कमी है और जो सिर्फ एचसीएस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यहाँ तक वो स्टिक करें। एनवायरनमेंट को चाहें तो छोड़ दें। करंट अफेयर्स को कंपाइलेशन पढ़ लें, 10 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से कितने आप मैनेज कर पाते हैं उस कंपाइलेशन में, दैट विल बी अप टू यू। हरियाणा के लिए छोटा सा मटेरियल ज़रूर पढ़ना है, वो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मुझसे चाहते हैं मटेरियल तो मैं भी प्रोवाइड करूँगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग विच यू लास्ट स्लाइड है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द मटीरियल सॉल्विंग एमसीक्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अलग से इसको स्लाइड बना के रख दिया है। तो अगर आप प्री क्लियर करना चाहते हैं ना, तो अपार्ट फ्रॉम लाइक वॉट एवर यू आर रीडिंग दैट इज़ द सेपरेट थिंग, बट उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व ज़रूर करने पड़ेंगे। अब जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, वो तो जानते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में कि एमसीक्यू सॉल्व करना है, बट हो सकता है अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एचसीएस का प्रिपरेशन अभी शुरू करेंगे, तो उन सब के लिए है आपको 20 से 30 क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व करने हैं। अब ये सोचेंगे आप ये 20 से 30 क्वेश्चंस हम कहाँ से लेकर आएँ, तो ओके, अगर आपको ये 20 से 30 क्वेश्चंस मिलने में भी दिक्कत होती है तो यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर टू गेट दिस क्वेश्चंस। तो आप ये कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करें, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं। जैसे कि आपने पॉलिटी पढ़ा तो पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा लीजिए, हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लो, उससे आपको पता रहेगा कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है क्या आपको उसमें से उतना समझ में आया है जितना जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ज़रूरी है। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच आई हैव मतलब प्लान्ड, आप इसको फॉलो करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी जो था वो 90 से 100 डेज़ का स्ट्रैटेजी था, जिस इस टॉपिक पे हम आ गए थे कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए ज्योग्राफी की हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, जनरल साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ये तीनों की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो अब आप देख लीजिए कौन फुल टाइम पढ़ रहा है, कौन पार्ट टाइम पढ़ रहा है, कितने घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 6 घंटे हैं, तो 2 घंटे तीनों को दे दो। फिर इकोनॉमिक्स का और लक्ष्मीकांत का टर्न बचेगा, और जब ये तीनों कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 2 घंटे मतलब 3 घंटे इनको दे देना। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी वुड बी योर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रैटेजी भी चाहिए, बट स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की जा सके क्योंकि सब लोग अलग अलग कंडीशन में होंगे, कुछ लोग वर्किंग होंगे, कुछ लोग फुल टाइम पढ़ रहे हैं घर पर, तो उनके लिए सबके लिए डिफरेंट होगी। तो बस मैंने यही कहा है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। अब देखिए काफ़ी सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपको अलग अलग सोर्सेज बताते रहेंगे, ये पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। तो यार आई जस्ट डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। ये जो मिनिमम बुक्स रखो आप, उसमें से पढ़ो आप बार बार, क्योंकि लोगों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आई होती। आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं आपको एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पेपर दे दूँगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने एनसीईआरटी में से कितना समझा है। तो एनसीईआरटी को ही पढ़ लो, उसी को समझ लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर, इतनी सारी 10-10 बुक इकट्ठा करने के लिए एक एक टॉपिक से मत करो, इतना पढ़ लो, आराम से प्री निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। मेंस के लिए मैं आपको डिटेल स्ट्रेटजी आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो को देख के बहुत फ़ायदा होगा। और जिस किसी का भी कोई क्वेरी रहता है, यू काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रीड एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। एंड येस, जैसा कि सारे लोग बोलते हैं, काइंडली इफ़ यू लाइक माई चैनल, अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और क्या है, शेयर कर दो प्लीज़, ताकि आपके जैसे और लोगों को भी पता चल जाए। तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच।